Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Dishti Bhartiya. Let us we talk about very important topic in NCERT History class 7th chapter number 5 के important points regarding rulers and buildings से related जितने भी हैं हम सारे discuss करेंगे our past second में. So this is very most important for essay writing in UPSC and MPPSC. और अगर SI, SSC, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वन वर्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस. So today we started important points on the basis of the rulers and buildings NCERT. So guys, let us start. So guys, we start CBSE class 7 social science revision notes. और रिविजन नोट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम सारे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के हिस्ट्री टॉपिक रूलर्स एंड बिल्डिंग्स. सो वी नो कि हमने पहले भी सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज किया था और आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे. बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड टू काइंड्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर. हमने जैसा कि देखा था कि 8th और 18th सेंचुरी तक के जितने भी राजा आए थे और उन्होंने अपने ऑफिशियल लेवल पे जितने भी बिल्डिंग्स और जितने भी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे डेवलप करे थे वह डिफरेंट काइंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर थे और डिफरेंट एरिया के थे. नाउ द फर्स्ट वेयर फोर्ट्स, पहले जैसे बने थे फोर्ट्स, प्लेसेस, गार्डन्स, रेसिडेंस एंड टॉम्स, सेफ प्रोटेक्टेड एंड grandiose places of rest in this world. And the second is where structures meant for public activity including temples, mosques, tanks, wells, granaries and the bazaars. जैसा कि हम जानते कि बहुत सारे टाइप के जो थे बिल्टअप कर रहे थे, लेकिन हमें काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर टू टाइप के मिले. पहले जैसे कि फोर्ट्स थे, प्लेसेस थे, गार्डन्स थे, रेसिडेंस थे, टॉम्स थे. ये सब क्यों बनाए? क्योंकि वहाँ पर सेफ और प्रोटेक्टेड साइट चाहिए थी और ग्रैंडियस प्लेसेस भी चाहिए थे. लेकिन रेस्ट ऑफ देम अगर हम इसके अलावा देखें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेंगे? जैसे कि पब्लिक एक्टिविटी करने के लिए पब्लिक स्ट्रक्चर, जैसे क्या मान लीजिए टेम्पल, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, टैंक्स हो गए, वेल्स हो गए, कुएं हो गए पानी भरने के लिए, बाजार हो गए घूमने के लिए. तो डिफरेंट कलर के डिफरेंट रिलीजन्स जो है डिफरेंट जो है प्लेस और टू द वे ऑफ द स्ट्रक्चर जो बिल्ड करे गए थे वहाँ पर अपना वर्कआउट करते थे. नाउ third point is kings were expected to care for their subjects and by making structure for their use and comfort rulers have to win their praise. अब जैसे अपने अपने रिलीजन को लेकर अगर बात करें तो वहाँ के जो राजा, प्रतिष्ठित राजा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर काम करते थे या उनके स्ट्रक्चर्स को मेकिंग करने के लिए वहाँ पर अपनी प्रजा के लिए, उनके कंफर्ट के लिए, उनके रूल्स को विश्वास दिलाते हुए और अपने प्लेस को जो वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि विनिंग करने के लिए या जीतने के लिए जितने प्रयास होते थे, जितने मोटिवेशंस होते थे, सारे राजा अपनी प्रजा के लिए करते थे. नाउ डिस्कस द फोर्थ पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स. They built temples, mosques and wells. However, domestic architecture large mentions havelis of merchants and has survived only from the 18th century. अब जैसे कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की गई, जैसे वहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग रिलीजन के लिए बनाए बिल्डिंग्स, जैसे टेम्पल्स, मॉक्स बनाए, वेल्स बनाए, कुआं बनाया पानी भरने के लिए. और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर एक बहुत बड़े मेंशन जैसे कि हवेलीज वगैरह उन्होंने बनाई एक मर्चेंट लेवल पे. और उन्होंने 18th सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा जो है बिल्डिंग्स डेवलप, हम बोल सकते हैं कि रेसिडेंशियल डेवलपमेंट काफ़ी बेहतर किया. नाउ वी डिस्कस द इंजीनियरिंग स्किल्स एंड द कंस्ट्रक्शन. इन दिस section we discuss point number 1. Monuments provide an insight into the technologies used for construction. अब जिस तरीके से मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड करे गए और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई कंस्ट्रक्शन करके वो हमें देखने को मिली. सेकेंडली, बिटवीन द 7th एंड 10th सेंचुरीज आर्किटेक्ट स्टार्ट एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू बिल्डिंग. अब अगर हम 7th और 10th सेंचुरी तक देखें तो आर्किटेक्चर स्टार्ट करा
और यहाँ पर बहुत सारे जो है रूम्स, डोर्स और विंडोज जो है उस बिल्डिंग के अंदर प्रोवाइड करेगा या मॉन्यूमेंट्स के अंदर प्रोवाइड करेगा फॉर द कन्वीनियंस। 17th सेंचुरी तक हमें देखने को मिला। नाउ पॉइंट नंबर 3, रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of the architecture called Strabiate or corbellate। अब अगर हम रूफ्स में देखें या हम डोर्स देखें, विंडोज, यहाँ जब ये सारी चीज़ें बनाई गई तो ये एक हॉरिजॉन्टल बीम पर जो है कंस्ट्रक्ट की गई और यहाँ पर कॉर्नर्स जो हैं उन्हें भी प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर जो वर्टिकल कॉलम्स थे उन्हें एक आर्किटेक्चर स्टाइल हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो ट्रैबिट और वर्टिकल में देखें तो कॉर्बेलेट फॉर्म में दिया गया। नाउ पॉइंट नंबर 4, between the 8th and 13th century, the Trabeat style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in buildings attached to large stepped wells is baulis। Now, अगर हम बात करें कि 8th से 13th सेंचुरी के अंदर तो इसमें बहुत सारे जो है हमें बोले कि काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर जो है जिसे हम ट्रैबिट स्टाइल कहते हैं या हॉरिजॉन्टल बीम जिस तरीके से यूज़ करी गई थी कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पर जितने भी टेम्पल्स, मॉस्क और टॉम्ब्स थे या बिल्डिंग्स थी उन्हें क्या करा गया, एक स्ट्रिप्ड वेल्स और बाउलीज भी वहाँ पर जो है बहुत सारे लार्ज बाउलीज भी जगह जगह बनाई गई। नाउ वी डिस्कस द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। अब अर्ली 11th सेंचुरी में टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो किया गया था वहाँ पर क्या क्या किस किस राजा के द्वारा किया गया, अब इस पर हम एक प्रकाश डालेंगे। ऑप्शन 1, द कंदारिया महादेवा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, was constructed in 999 by the king is धंगादेवा of the चंदेला डायनेस्टी। अगर हम कंदारिया महादेव टेम्पल मंदिर की बात करें, वह डेडिकेट किया गया था लॉर्ड शिवा को या भगवान शिव के लिए वहाँ पर यह मंदिर का स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें ये 1999 में इसका जो हमें जैसा कि पता है कि 999 में कंस्ट्रक्ट किया गया था और यह किंग जो थे वहाँ के जो राजा थे धंगादेवा जो चंदेल डायनेस्टी और चंदेल प्रशासन को बहुत ज़्यादा जो है डेडिकेटिवली वर्क करते थे वहाँ रहकर, तो हमें पता होना चाहिए कि कंदारिया महादेव मंदिर जो है इनकी छत्र छाया में बनाया गया था। नाउ सेकेंडली इज एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल इज महामंडपा वेयर डांसेस वेयर परफॉर्म्ड। और सेकेंडरी चीज़ हम बोल सकते हैं कि उन्होंने एक एंट्रेंस, बहुत बड़ा गेटवे एंट्रेंस बनाया था और वहाँ पर एक एंट्रेंस से जैसे ही अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक महामंडपा बनाया जहाँ पर परफॉर्मेंस जो होती थी, जो परफॉर्मर होते थे, डांसर परफॉर्मर रहते थे, वहाँ पर डांस करते थे और वहाँ पर उस प्रजा के लिए जो है एक एंजॉयमेंट का एरिया भी बनाया गया था। नाउ द थर्ड पॉइंट, द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वाज केप्ट इन द मेन श्रीन इज गर्भगृह। दिस वाज द प्लेस फॉर रिचुअल्स वर्शिप्स where only the king, his immediate family and priests gathered। और थर्डली हम देखें कि चीफ डाइटी जो है वहाँ पर कीपिंग की गई, जैसे कि हमें पता है कि गर्भगृह, अब गर्भगृह में वहाँ पर क्या करते थे, वो अपने अपने भगवान को, अपने अपने गुरुदेवों को पूजते थे और वहाँ पर सिर्फ उनकी फैमिली के मेंबर्स होते थे और फैमिली मेंबर्स के साथ साथ वहाँ के जो पुजारी होते थे वो वहाँ पर उस जगह लाया करते थे। नाउ फोर्थ वन, the Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. The temples were decorated with elaborated the carved स्कल्पचर्स। अब खजुराहो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो खजुराहो टेम्पल जो है वहाँ पर इस तरीके से एक रॉयल टेम्पल और एक शाही जो हम बोलते हैं शाही मंदिर के रूप में बनाया गया, वहाँ पे हर किसी को एंट्री नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस टेम्पल का जो कुछ डेकोरेटिवली हम बोल सकते हैं इंटीरियर जो था, स्कल्पचर्स जो थे वो काफ़ी जो थे हम बोल सकते कि रॉयल वे में था और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी माना गया है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ राजराजेश्वरा टेम्पल। ये तंजावुर में स्थित है और यहाँ पर शिखरा जो है हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा जो शिखर है वो सबसे ऊंचा शिखर जो है राजराजेश्वर मंदिर का है। ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा स्टोन किसी भी शिखर को बनाने के लिए किया जाता है वो उतना ज़्यादा प्रचलित होता है और उस मंदिर को उतना माना जाता है, उसकी पूछ भी उतनी ज़्यादा होती है। और अराउंड 90 टन स्टोन इस शिखारा को बनाने के लिए यूज़ किया गया। यह बहुत हेवी था और हेवी होने के साथ साथ इसे जो है मैनुअली जो है लोग लिफ्ट करके ऊपर लेके जाते थे और वहाँ पर आर्किटेक्चर में एक इंक्लाइन पाथ बनाते हुए उन्होंने उस टॉप ऑफ द टेम्पल को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। और वहाँ के जो बिल्डर्स या रूलर्स थे वहाँ पर क्या करा उन्होंने कि उसे रोल अप करके वहाँ पर शिखारा के फॉर्म में जो है मैनुअली ऊपर लेकर गए और आगे जाकर उसे टॉप ऑफ द शिखारा जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया।
नाउ, और हम उसे गुम्बज के नाम से भी जानते हैं। नाउ the sixth point, the path started more than 4 kilometers from away so that it would not be too steep. This was dismantled after the temple was constructed, but the residents of the area remembered the experience of the construction of the temple for a long time. Even now, a village near the temple is called the Charupalam and the village of the incline. अब ऐसा माना गया कि जिस पाथ पे हम बोल सकते हैं कि 4 किलोमीटर की सड़क के से दूर हम बोल सकते हैं कि इतने दूर से जो है एक स्ट्रिप बनाई गई, छोटी छोटी जो है स्ट्रिप बनाई गई चलने के लिए। और यहाँ पर जो मंदिर वहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट किया गया था उसके बाद जो है वहाँ से उसे स्टार्टअप किया गया। लेकिन जो आसपास के लोग वहाँ पर रहने वाले थे उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ कि हमारे पास जो इतना विशाल मंदिर है, तो इस विशाल मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है उस विलेज के रहने वालों के द्वारा उसे जो है चारू पलम के नाम से जानते थे, और वह विलेज के लोग उस मंदिर का नाम उन्होंने और अपने विलेज का नाम विलेज ऑफ द इंक्लाइन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था। नाउ दी 7th पॉइंट, टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी और स्टाइलिश जो हम बोल सकते हैं कि स्टाइलिश डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा नोटिसेबल किया गया। कब तक? 12th सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा नोटिस होने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट हुआ, स्टाइल में डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ। तो अगर इस पॉइंट से रिलेटेड हम बोले तो टेक्नोलॉजी और स्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि डेवलपमेंट इन्हीं दोनों चीज़ों से हमें 12th सेंचुरी तक देखने को मिलता है। नाउ पॉइंट नंबर 1 is the weight of the superstructure above the doors and the windows are sometimes carried by the arches. This architectural form was called the arcuate. अब हम बात arcuate की करेंगे। पहले हमने टेबलेट और कॉर्बिलेट की बात की थी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल और कौन से थे? वर्टिकल थे। अब हम यहाँ पे आर्चेस की बात कर रहे हैं, तो आर्चेस को हमने क्या बोल दिया? आर्कुएट स्टाइल, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी और स्टाइल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब यहाँ पर बात अगर सुपर स्ट्रक्चर की है तो वेट वाइज हम बोलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टोन यूज़ होगा उतना ज़्यादा वेट होगा, उतने अच्छे आर्चेस बनेंगे, उतना अच्छा उसका जो है हम बोल सकते हैं स्टाइलिश टेम्पल या स्टाइलिश सुपर स्ट्रक्चर जो है बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव बन सकता है। अब इसमें लाइमस्टोन सीमेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी, तो हमें पता होना चाहिए कि वॉज इंक्रीजिवली यूज्ड इन दिस कंस्ट्रक्शन, बट इट वॉज वेरी हाई क्वालिटी cement which when mixed with the stone chips hardened into the concrete, but this made is the construction of large structure easier and faster। और यहाँ पर लाइमस्टोन सीमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी एक हाई क्वालिटी का हम बोल सकते हैं सीमेंट को जो है उसे एक चीपेस्ट हार्डेंड मटेरियल में मिला के उन्हें कॉन्क्रीट बनाया गया, और इस कॉन्क्रीट को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के यूज़ में लिया, क्योंकि ये बहुत जल्दी भी बन रहा था और इससे जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत इजी हो गया था करना। तो डेवलपमेंट में हमें क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। नाउ अब हमने क्या किया? बिल्डिंग्स बनाए, टेम्पल्स बनाए, मॉस्क बनाए और टैंक्स बनाए। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्क्रीट फॉर्म इजीली हमने अब डिस्कवर कर लिया है। तब क्या करेंगे? बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नाउ वी डिस्कस फर्स्ट पॉइंट। अगर टेम्पल और मॉस्क की बात करें, अब आप ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वेयर प्लेस ऑफ वर्शिप। टेम्पल और मॉस्क को बहुत सुंदर तरीके से जो है कंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि ये एक हमारे लिए आराधना का स्थल है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज देयर वेयर also meant to demonstrate the power, wealth and the devotion of the patron। अगर हम बात करें कि यह एक डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए कि किसी के पावर, वेल्थ और डिवोशन ऑफ द पैट्रन। मान लीजिए किसी अगर टेम्पल की बात हो रही तो हिंदुओं के धर्म को लेकर, अगर मॉक्स की बात हो रही तो मुस्लिम धर्म को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित किया गया, सबके अपने अपने पावर, वेल्थ और पैट्रन्स को लेकर। नाउ द थर्ड पॉइंट, at the Rajarajeshwar temple, an inscription mentions that it was built by the king is Rajarajeshwara for the worship of his god is Rajarajeshwaram। राजराजेश्वर किंग के द्वारा राजराजेश्वर टेम्पल को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया, और ये किस किंग के द्वारा हुआ? राजराजेश्वरम के भगवान को मानते हुए यहाँ पर उनकी श्रद्धा भक्ति दिखाई गई और टेम्पल का जो है कंस्ट्रक्शन किया गया।
Now the names of the ruler in the god were very similar. The king took the god's name. और ऐसा बहुत ज़्यादा माना जाता था कि उस टाइम पे जो राजा वहाँ पर राज्य करता था वो जिस भगवान को मानता था तो उसी राज्य के उसी राजा के नाम पर भगवान का नाम भी दिया जाता था. Now became it was the auspicious and he wanted to appear like a god. और वो अपने आप को एक भगवान की तरह जो है लोग वहाँ के एक राजा को भगवान की तरह पूछकर और उसकी तरह जो है उस टेम्पल का नाम भी उस राजा के नाम पे रखा जाता था और उन्हें एक भगवान का दर्जा भी दिया जाता था. Now we discuss the point number 5. Through the rituals of the worships in the temple, one god is Raja Raja Deva is honored, another Raj Rajeshwaram. और ऐसा माना गया है कि जो वहाँ के वर्शिप थे या जहाँ उनकी मान्यता प्राप्त थी उस मंदिर को लेके तो वहाँ पर भगवान जो थे राजा राजा देवा उन्हें ऑनर्ड करके राज राजेश्वरम भी रखा गया. Now the sixth point is the largest temple were all constructed by the kings. The other lesser deities in the temples were gods and the goddess of the allies and subordinate of the ruler. और बहुत विशाल मंदिर बनने के बाद भी वहाँ के जो किंग और राजा थे वह क्या कहते थे कि अपने आप को भगवान का पात्र और भगवान की तरह जो है व्यवहार करना और रूल और लोगों पर शासन करने की जो है बहुत ज़्यादा उनमें क्वालिटीज़ जो है बढ़ने लगी थी. Now the seventh point, the temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies as they worshipped their deities together in the royal temples. It seemed as if they brought the just रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ. और इसी तरीके से जो मंदिर के मिनिएचर्स हम मान सकते हैं एक छोटे मॉडल से लेकर एक बड़े मॉडल तक जो एक विश्व लेवल तक पहुंच गया था वहाँ पर क्या उस पर्टिकुलर राजा के नाम पे या वहाँ पर जो शासन करता था उसके नाम पर जो है वहाँ की हम बोल सकते हैं श्रद्धा भक्ति लोगों में बढ़ने लगी. और श्रद्धा भक्ति बढ़ने लगी तो वह जो है टेम्पल जो है वो रॉयल टेम्पल के रूप में भी बदलने लगे क्योंकि जितना ज़्यादा लोग श्रद्धा भक्ति बढ़ाते थे उतना ज़्यादा जो है वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि निछावर जो आता था वो जितना ज़्यादा लोग दान करते थे तो उससे क्या हो गया था वही पैसा जो है वो मंदिर में लगने लगा. अब बात मुस्लिम धर्म की तो हमें पता नहीं कि मुस्लिम सुल्तानेट जैसे कि पर्शिया वो उन्होंने क्या किया कभी इन चीज़ों पे जो है विश्वास नहीं किया. डिड नॉट क्लेम टू बी incarnation of the god, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of the god. लेकिन उन्होंने जो है मुस्लिम धर्म में जिस तरीके से बादशाह ने किसी तरीके का उसमें हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन अगर हम बात पर्शियन गॉड की करें तो उन्होंने क्या किया कि क्रॉनिकल लेवल पे जो है सुल्तान ऑफ द शेडो ऑफ द गॉड के नाम से भी बहुत ज़्यादा और हम बोल सकते हैं कि भगवान के दृश्य के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगे. नाउ पॉइंट नंबर 9. An inscription in the Kuwait Al-Islam Mosque explained the god chose Alauddin as a king because he had the qualities of the Moses and the Solomon, the great lawgivers of the past. अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें या कोई भी एक हम टॉपिक या सब्जेक्ट उठाएं उसमें अगर हमें किसी भी तरीके का जो है धर्म को लेकर उस चीज़ का विवरण मिलता है जैसा कि कुवैत अल इस्लाम के अंदर मिला उनमें जो वहाँ की मोसेस और सोलोमन की जो क्वालिटीज़ थी वहाँ पर जो लिखी गई थी जो एक गॉड गिवर थे लॉ गिवर्स जो थे जो बहुत ज़्यादा जो है भगवान को मानते थे और उस समय में जो पिछले गॉड थे या पिछले समय में जो पुराने लोग थे जो भगवान को मानते थे उन्हें भी लोग मानने लगे और ये अपने आप से वो खुद करने लगे. इसमें किसी का कोई जोर दबाव नहीं रहा. बट ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ द चाउस एंड द इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड समरी. और यह जो है एक वर्ल्ड लेवल पे भी स्टार्ट होने लगा कि हमारे पुराने भगवान जो है हम उन्हें एज अ लॉ गिवर्स जो है हम उन्हें मानेंगे और उनकी ही पूजा आराधना करेंगे. नाउ पॉइंट नंबर 10. एज each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. Constructing places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. अब
बात अगर न्यू डायनेस्टी की करें या न्यू साम्राज्य की करें तो वहाँ पर जो उस पर्टिकुलर किंग की जो पावर थी, या हम बोल सकते हैं कि वो अपने पावर या अपनी नैतिकता को जिस तरीके से कंपनसेट करता था अपने जो रूलर्स थे, या अपना जो रूल वो वहाँ पर चलाना चाहता था, उस तरीके से उसने अपने डिपेंडेंट भगवान को पूजा, अपने डिपेंडेंट भगवान के लिए बिल्डिंग बनाई, टेम्पल्स बनाए, मॉक्स बनाए, और वहाँ पर जो है राज्य करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही पॉलिटिकल चेंजेस, हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक चेंजेस भी बहुत जल्दी बढ़ने लगे। नाउ द 11th पॉइंट, रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्नड एंड प्योर्स and tried to transform their capitals and cities into great culture centers, and that brought fame to their rule and their realms। और अगर वहाँ के रूलर्स और पैट्रोनर जिस तरीके से सीखते थे और अपने ही एंसेस्टर के टाइप पे जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने लगे, अपनी कैपिटल चेंज करने लगे, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को भी वो चेंज करने लगे, कल्चरल चेंज करने लगे, कल्चरल सेंटर चेंज करने लगे, और एक बहुत बड़े लेवल पे ये लोग अपना साम्राज्य बनाने लगे। नाउ पॉइंट नंबर 12, इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ द plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoir was highly praised। और इस तरीके से एक बड़े लेवल पे ये लोग एक दूसरे पे विश्वास करने लग गए, उस राजा के ऊपर विश्वास करने लगे जो उन्हें बहुत अच्छा कपड़ा, रोटी, मकान और रहने के लिए घर देता हो, और वहाँ पर जो अवेलेबल जो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हो, उनके लिए वाटर स्टोरेज कराना, रिजर्वायर बनाना, टैंक्स बनाना, उन सारी चीज़ों पे, या हाईली लेवल पे जो है प्रिस्ट जो है, या हाईली लेवल पे जो प्रेस्ड है वो भी वर्कआउट में उसे यूज करते थे। नाउ दी पॉइंट नंबर 13, सुल्तान इल्तुतमिश की अगर बात करें तो वन यूनिवर्सल respect for constructing a large reservoir just outside Delhi e Khuna. It was called the Hazi Sultani or the King Reservoir. Rulers often constructed tanks and reservoirs big and small for use by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs were part of our temple, mosques and the Gurudwara. अब अगर बात सुल्तान इल्तुतमिश की करें तो उन्होंने बहुत तरीके से बहुत अच्छे से जो है विनिंग करी, बहुत अच्छे से जीते वो, उन्होंने हर तरीके से वाटर टैंक्स, रिजर्वायर बनाने की कोशिश करी, और उन्हें बाद में दिल्ली ई खुना के नाम से भी जाने लगे, और हौज ई सुल्तानी के नाम से उन्हें किंग रिजर्वायर के नाम से लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलने लगे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे टैंक्स वेल जो है कंस्ट्रक्ट करा, एक बड़े लेवल पे, एक छोटे लेवल पे। अगर बड़े या बड़े अपर लेवल क्लास के लोग हैं तो उनके लिए बड़े टैंक्स कराए, लोअर लेवल के क्लास के लोग हैं तो उनके लिए लोअर टैंक्स कराए, और उन्होंने कभी भी कास्ट में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने टेम्पल्स भी बनाए, मॉक्स भी बनाए, गुरुद्वारा भी बनाया एज पर दी रिलीजियस। नाउ we discuss why were temples is destroyed. So we discuss point number 1, टेम्पल्स क्यों डिस्ट्रॉय किए गए थे। अगर एज किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, इट इज नॉट द सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर सो किंगडम्स दे ऑफन टारगेटेड दिस बिल्डिंग्स। क्या होता था, राजा एक दूसरे को मनाने में या एक दूसरे के भगवान को अगर उनके हम बोल सकते उनकी आस्था को अगर ठेस पहुंचती थी तो वो एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के भगवान के पावर को दिखाने की कोशिश करते थे, अपने एक दूसरे की वेल्थ और एक अपनी अपेयरनेस दिखाने की कोशिश करते थे। और इस चीज़ों से क्या होती थी, जो बड़ी बड़ी इमारतें जो बनाते थे वो एक दूसरे के अटैक करने की वजह से उनमें नुकसान होता था, उनमें हानि पहुंचती थी और वो टूट जाते थे, क्योंकि एक दूसरी प्रजा का राजा दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो हानि तो होनी है। नाउ वी डिस्कस द सेकंड पॉइंट। In the early 9th century, the Pandyan king Shrimara Shrivallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Senavan in 831 to 851. The blow of the pride of the Shinhalse ruler had to be avenged, and the next Shinhalse ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. अब बात करें कि अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो उसमें क्या हुआ कि 9th सेंचुरी के आते आते पांड्यन किंग का साम्राज्य शुरू हो गया। पांड्यन किंग जो थे वो श्रीमाया श्रीवल्लभ, उन्होंने जो है इन्वेट किया था श्रीलंका को इन्होंने ही बनाया था। इन्होंने यह डिफीट हुए थे, हारे थे सेनावन किंग से
831 और 851 में। लेकिन इनकी जो प्राइड थी शिनाल सदुल्ला, वो क्या करके आगे जाके जो है बढ़ने लगी और नेक्स्ट शिनाल सदुल्ला जो है वो सीना सेकंड के नाम से प्रचलित होने लगी। और अगर हम इसके जनरल वे में बात करें तो यह जो है पहली बार कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी, मदुरई से, और यह बाद में चलकर पांड्यास का कैपिटल भी बना। कौन? मदुरई। नाउ पॉइंट नंबर 3, सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, अगर हम इसी तरीके से 11th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पर चोला किंग आ गए थे, राजेंद्र वन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिव टेम्पल का निर्माण किया और यहाँ उनके कैपिटल के नाम से भी प्रचलित किया गया। चोला किंग हम बोल सकते हैं राजेंद्र वन के नाम से। नाउ ही फिल्ड it with the prized statue seized from the defeated rulers, और यहाँ पर एक प्राइज स्टेच्यू जो है जो किंग वहाँ हारता था उसका क्या करते थे, स्टेच्यू बना देते थे। नाउ एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड अ सन pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue and several statues of the Durga, Ananda statue from the Eastern Chalukyas, and images of the Bhairava, a form of the Shiva, and Bhairavi from the Kalingas of Orissa, and a Kali statue from the Palas of Bengal। और इसी तरीके से जो है आगे चल के इन्होंने इनकम्प्लीट लिस्ट, हम जैसे कि हम बताते हैं कि सन पेडेस्टल बनाया, हम बोल सकते हैं संदेश को निकालते हुए, जैसे कि चालुक्यास का स्टेचू बनाया, और गणेश स्टेचू और अदर स्टेचू जैसे कि दुर्गा माता का नंदी स्टेचू ईस्टर्न चालुक्यास से लिया गया, और इमेज ऑफ द भैरवा, जो भैरव थे वो शिवा से लिया गया, और भैरवी जो था वो कलिंगा से लिया गया, और उड़ीसा के जो कलिंगा हम बोल सकते हैं, कलिंगा एक जगह का नाम है उड़ीसा में, और काली स्टेचू जो है वो पलास ऑफ बंगाल से लिया गया। नाउ दी Point number 4, Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During his campaign in his subcontinent, he also attacked the temples of the defeated kings and looted their wealth and idols. By destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam। अब बात हम सुल्तान मोहम्मद गजनी की करें तो यह कंटेम्प्रेरी थे किसके, राजेंद्र वन के। ये लोग क्या करते थे कि ये जो राजा हारता था सब कॉन्टिनेंट लेवल पे, तो ये क्या करते थे उसके ऊपर अटैक करेंगे और हारे हुए राज्य का जितना भी हम बोल सकते साम्राज्य है उसे क्या करेंगे, लूट के, और उसके वेल्थ को हम बोल सकते हैं कि उसके जो अच्छी चीज़ें हैं, मान लीजिए उसके पास सोना चांदी और बहुत सारी जो है हम बोल सकते हैं गुड्स रिसोर्सेज बहुत अच्छी हैं, तो सारी चीज़ें क्या करेंगे उससे लूट के, और अपने पास जो है और उसके आइडियल्स भी जो है या उसके जो नेक्स्ट जो उसने प्लानिंग कर रखी होगी वो भी क्या करेंगे उससे लूट के, और एक बहुत बड़े जो है हीरो ऑफ द इस्लाम कहलाने लगते थे। नाउ वी डिस्कस द गार्डन्स, टॉम्स एंड द फोर्ट्स। Point number 1, under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art, and architecture. अगर हम बात अंडर मुगल की करें तो वहाँ पर आर्किटेक्चर लेवल पे हमें बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखेंगे। कहाँ से? बाबर से स्टार्ट होंगे, शाहजहाँ पर ख़त्म होंगे। लेकिन शाहजहाँ ने इसे क्या करा, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू किया। जैसे बाबर आया, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और स्पेशली अगर हम बात करें शाहजहाँ ने पर्सनल लेवल पे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लेवल पे अपने लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थे तीनों फील्ड में। नाउ द सेकंड पॉइंट, इन हिज autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within the rectangular walled enclosure and divided into 4 quarters by the architectural channel is very important। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हम बोल सकते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चारबाग। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि बाबर जो थे, बाबर की जो हम बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी जो है वो काफ़ी अच्छी डिस्क्राइब करी गई है फॉर्मल लेवल पर। और अगर हम बात करें कि एक रेक्टेंगुलर वर्ल्ड थी उसे इंक्लोज किया गया और 4 क्वार्टर जो है चैनल्स बनाए गए, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर्मल गार्डन जो है रेक्टेंगुलर वर्ल्ड से जो कवर करे गए थे उसे हमें 4 क्वार्टर या हम 4 बाग के नाम से जानते हैं। These gardens were called the Charbagh, four gardens because of their the symmetrical division into the quarters, beginning with Akbar. Some of the most beautiful Charbagh were constructed by the Jahangir and the Shah Jahan in Kashmir
आगरा एंड दिल्ली। और अगर हम इन गार्डन्स की बात करें तो इन्हें चारों तरफ से जो है कॉर्नर्स निकाले गए, इसे हम चार बाग के नाम से जानते हैं और 4 गार्डन्स के नाम से जानते हैं। यह क्या गया, एक सिमेट्रिकली जो है इसे डिवाइड किया गया 4 क्वार्टर्स में, जो बिगनिंग हम बोल सकते हैं कि अकबर द्वारा की गई। और यह ब्यूटीफुली जो है इसे चार बाग के नाम से भी जानते हैं। ये कंस्ट्रक्टेड किया गया था जहांगीर द्वारा, बाय द जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। कहाँ कहाँ करा गया था, कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टअप किया गया था अकबर के द्वारा, ये भी हमें याद रखना है। नाउ वी डिस्कस पॉइंट नंबर 4। There were several important आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग द अकबर्स राइन। और हमें पता है कि अकबर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ये शुरुआत किए गए और बहुत ही डिफरेंट तरीके से किए गए। नाउ फॉर द इंस्पिरेशन, और हमें ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो मिलता ही है अकबर से, क्योंकि उन्होंने जो आर्किटेक्चरल जो थे वहाँ पर जो टॉम्स बने या सेंट्रल एशियन एंसेस्टर के द्वारा, उन्होंने जैसे कि तैमूर की बात करें तो तैमूर के द्वारा भी किए गए। Now we discuss the point 5th. Central towering dome and the tall gateway is the Pishtak became important aspects of the Mughal architecture first visible in the Humayun tomb. So अगर हम बात करें सेंट्रल टावरिंग की बात करें तो ये हम पिश्तक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये टॉल गेटवे था जिसे हमें पिश्तक के नाम से हमें जाना जाता है और हमें भी पता है और सबको पता होना चाहिए। नाउ अगर हम मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो ये पहली बार विजुअल किया गया था हुमायूं टॉम्ब के द्वारा। Now, point number 1. The tomb was placed in the center of the huge formal Charbagh and built in the tradition known as the Eight Paradise or Harshit Behist, a central hall. Harshit Behist, a central hall surrounded by the 8 rooms. अगर हम टॉम की बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉम जो है ये चार बाग के नाम से फेमस है और यह ट्रेडिशनली बनाया गया था एट पैराडाइज के फॉर्म में, और इसे हर्षद बिहिस्ट के नाम से जानते हैं। यह एक सेंट्रल हॉल और एक बहुत बड़ा जो हम बोल सकते हैं ह्यूज रूम के फॉर्म में बनाया गया और इसमें 8 रूम निकले हुए हैं। नाउ द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन एजेस विथ वाइट मार्बल। और यह बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट की गई और इसका जो हम बोल सकते हैं कि सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से इसे बनाया गया, लेकिन जो उसके एजेस या कॉर्नर्स जो थे उसे हमें वाइट मार्बल से देखने को मिलती है, वाइट मार्बल से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। Now we discuss the point number 6. It was during the Shah Jahan reign that the different elements of the Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reign withstand a huge amount of the construction activity, especially in Agra and Delhi. और अगर हम शाहजहाँ के शासनकाल की बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट यूज़ करे गए और मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे जो हम बोल सकते हैं कि हार्मोनियस टॉम या हार्मोनियस प्लेसेस जो बनाई गई है, वहाँ पर जो है उन्हें बहुत विशाल लेवल पे बनाया गया इनके द्वारा। और इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो किया वो स्पेशली जो है आगरा और दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करके इन्होंने काम किया, बिकॉज मैक्सिमम मुस्लिम हम बोल सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर जो है यहीं से चले थे और यहीं पे जाके मरे भी थे। नाउ दी point number 7. The ceremonial hall of the public and the private audience is Diwan-e-Khasuam were carefully planned and placed within a large courtyard. These courts were also described as Chichli, सुतम और दी 40 पिलर्ड हॉल्स। अगर हम सेरेमोनियल हॉल, जैसे मान लीजिए कि पार्टी, शादी पार्टी या कोई भी बर्थडे वगैरह या कोई भी वो अगर सेरेमनी वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज करते हैं तो आइदर भी पब्लिक हो सकती है और आइदर भी प्राइवेट हो सकती है, तो सभी के लिए जो है अलग अलग बनाए थे। और प्राइवेट जो बनाए उन्होंने, तो प्राइवेट ऑडियंस तौर पे उन्होंने दीवान-ए-खसूअम के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उन्होंने ये नाम जो है वहाँ पर दिया गया था मुग़लों द्वारा और इसे डिस्क्राइब किया गया था बाद में चिली, सुतम और 40 पिलर्ड हॉल्स के नाम से। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 7। अगर शाहजहाँ ऑडियंस की बात करें तो स्पेशली इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया मॉस्क को, मस्जिदों को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट इन्होंने ध्यान दिया। और ये पेडिस्टली जो है हम बोल सकते हैं थ्रोन was frequently described as the Qibla, the direction faced by the Muslim at prayer, since everybody faced their direction when court was in session.
जब मुस्लिम मॉक्स जो थे, मॉक्स के अंदर जाके जब प्रेयर करते थे तो उन्होंने एक कितबा बना रखा था या फेसिंग डायरेक्शन बना रखी थी, जिस साइड वहाँ पर सारे मुस्लिम जब प्रेयर करें तो उस साइड डायरेक्शन में अपना फेस करें और वहाँ पर फिर प्रार्थना स्टार्ट करें. नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 9. द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर. ऐसा माना जाता है कि जो आइडिया या जो आशा किंग रखता है या राजा रखता है, तो ऐसा माना जाता था कि वह भगवान का भेजा हुआ, हम बोल सकते दूत है, जो धरती पर रहकर इस तरीके से काम करवा रहा है या लोगों के बारे में भला या बुरा सोच रहा है. तो उसे ऐसा मान के वहाँ उस प्रजा के लोग जो है ऐसा समझकर वहाँ पर जो है राजा की बात मानने लगते थे. और अगर शाहजहाँ की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छे से रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित जो है कंस्ट्रक्ट किया गया शाहजहाँ द्वारा, और ये न्यूली कंस्ट्रक्ट किया गया था. नाउ पॉइंट नंबर 10. बिहाइंड द एम्परर थ्रोन वेयर अ सीरीज ऑफ द पितृ दुरा inlays that depicted the legendary Greek god is Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus' music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. और अगर हम एम्परर थ्रोन के पीछे की बात करें कि एम्परर थ्रोन के पीछे क्या था, तो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि सीरीज ऑफ द पितरा था. सीरीज ऑफ द पितरा दुरा जो है ये क्या करता था, यह डिपिक्टेड करता था उस लेजेंडरी ग्रीक, हम गॉड ऑफिनियस बोलते हैं ना, कि भगवान की जो प्रार्थना होती थी या वाइब्रेशंस जो रहते थे वहाँ पर क्या बोलते थे, वो म्यूजिक के फॉर्म में जो है चारों ओर जो है गूंजनी चाहिए और यह जो है बहुत देर तक गूंजनी चाहिए, इनका ऐसा मानना था. और हम आज भी देखते हैं कि अगर कहीं मस्जिद में कहीं पर भी अगर अजान वगैरह कुछ भी होती है तो वो माइक लगा के सबको सुनाते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं. ये चीज़ हमें आज भी देखने को मिलती है. नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 11. The construction of the Shahjahan Audience Hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could have together in harmony. और शाहजहाँ ने जो मॉक्स बनाया वो उनका यह मानना था कि जहाँ पर लोग जो है अगर कम्युनिकेट करें या प्रार्थना करें तो वो सब एक जगह बैठ के करें और सबको एक बराबर जो है, एक कोई हाई लेवल का हो या कोई मीडियम फैमिली का हो या कोई लो फैमिली का हो, तो वो सब बैठ के एक साथ जो है समानता जो है एक दूसरे में दिखे और वो साथ में जो है भगवान को एक साथ आराधना करे बैठकर. Now we discuss the point number 12. In the early years of the reign, Shahjahan's capital was at Agra, a city where the nobility that had constructed their homes on the banks of the rivers of Yamuna. These were set in the midst of the formal gardens constructed in the Char Bagh format. और अगर हम बात करें कुछ सालों बाद क्या हुआ कि शाहजहाँ ने जो कैपिटल आगरा जो एज अ कैपिटल रखा था, वहाँ पे नोबिलिटी देखी उन्होंने कि कंस्ट्रक्टेड करे हुए जो घर थे, बिल्डिंग्स थी, बैंक्स थे वो यमुना रिवर के तट के आसपास करे उन्होंने. और वहाँ पर मिडेस्ट ऑफ द फॉर्मल गार्डन्स भी बनाए, जिसे हम चारबाग फॉर्मेट के फॉर्म में उन्होंने सारी जो है कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की. नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 13. चारबाग गार्डन को ही हम वेरिएशन ऑफ द हिस्टोरियन हम बोल सकते हैं कि जो रिवर फ्रंट यमुना रिवर फ्रंट था वहाँ पर जितने भी गार्डन बनाए तो उन्होंने बेस जो रखा वो चारबाग का रखा, और चारबाग के स्ट्रक्चर को उन्होंने आगे उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैक्सिमम जगह उन्होंने चारबाग का स्ट्रक्चर जो है फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्शन करने का काम किया. नाउ इट्स ड्वेलिंग was not located in the middle of the Charbagh but as its edges close to the banks of the river. और चारबाग का जो मिडेस्ट पार्ट था वो तो यमुना तट के पास नहीं आया, लेकिन जो एजेस थे चारबाग के वो सारे जो हैं वो चैनल्स फॉर्म में जो है वो रिवर्स के या यमुना रिवर के तट पर कॉर्नर्स में लगने लगे. नाउ वी डिस्कस दी 14 पॉइंट. Shahjahan adopted the river-front gardens in the layout of the Taj Mahal, the granted architecture accomplished of his reign. Here, the white marble is mausoleum was placed on a terrace. The edges of the river and the gardens was to its south. अब बात शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ ने क्या किया कि जो रिवर्स थी वो फ्रंट ऑफ द गार्डन ना होते हुए तो ताजमहल के पास जो है सारे चैनल्स बना दिए, जिससे जो सबसे ज़्यादा पानी है वो उस गार्डन को पानी मिलते रहे और उसमें फ्लो होते रहे. और वहाँ पर जो
उस राइन को या उसके साम्राज्य को जो है वो भी वहाँ पर कवर करते रहे। उन्होंने मार्बल या मार्सोलियम यूज़ तो किया, लेकिन उन्होंने क्या करा कि जो ट्रेस था, जो एजेस थे रिवर के, वहाँ पर जो है चैनल्स बना के और साउथ साइड जो साउथ डायरेक्शन लगती थी। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट 15. Shahjahan developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. In the new city of the Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the riverfront only, especially favored nobles like his eldest son Dara Sukho were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. और अगर हम शाहजहाँ की डेवलपमेंट की बात करें तो आर्किटेक्चर लेवल पे उन्होंने मीन्स टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करते हुए आसपास की जो है घटित, हम बोल सकते हैं कि घटना को रोकते हुए रिवर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया और उन्होंने एक बहुत अच्छा कैपिटल और सिटी के रूप में जो है हम बोल सकते हैं कि सिटी बनाई उन्होंने शाहजहानाबाद। और यह सिटी जो है वो दिल्ली में उन्होंने कंस्ट्रक्ट की। ये शाहजहाँ के दौरान बनी थी और इसे हम रिवर फ्रंट के कमांडेड या रिवर फ्रंट के सामने इन्होंने बनाया, जिससे बहुत ज़्यादा सुंदर बनी वो। और इसका जो व्यू था वो काफ़ी सुंदर था, जिसे हम सन दरा सुखो के नाम से भी जानते हैं। ये उनके एल्डेस्ट सन थे, सन दरा सुखो। वे आर गिवन एक्सेस टू द रिवर, और यह हम बोल सकते हैं कि इनके नाम पर दिया गया। All others that they construct their homes in the city away from the river Yamuna. और यह सारे जो है होम्स जो है सिटी ऑफ द, हम बोल सकते हैं कि यमुना के आसपास जो है इन्हें बनाया गया। नाउ वी डिस्कस द रीजन एंड एम्पायर। अब बात रीजन एंड एम्पायर की है। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन द 8th and 18th century, there were also a considerable sharing of ideas across region. The tradition of one region were adopted by another. In Vijayanagara, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of the architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and the Gondwana or Golconda. अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी 8 से लेके 18th सेंचुरी तक कि वह कभी रुकी नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे जो है जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होने लगे उस तरीके से बहुत डिफरेंट आइडिया आने लगे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हुआ तो यूपी का अलग आया, गुजरात का अलग आया, मध्य प्रदेश का अलग आया, राजस्थान का अलग आया, आगरा का अलग आया। तो इस तरीके से जैसे जैसे रीजन डिवाइड होते गए वैसे वैसे डिफरेंट आइडियाज़ डिवाइड होते गए। और अगर बात विजयनगरा की करें तो इसमें एक ऐसे एग्जाम्पल देते जैसे कि एलिफेंट स्टबल्स की एग्जाम्पल दें हम, तो एलिफेंट स्टबल्स को जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है स्टाइलिश फॉर्म में वहाँ पर आर्किटेक्ट किया गया। और हम बोल सकते हैं कि एलिफेंट जो आर्किटेक्चर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ करे गए। और यहाँ पर अगर हम सुल्तानेट्स बीजापुर की बात करें और गोलकोंडा की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है इन द फॉर्म ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो है यूज़ करे गए और मैन्यूस्क्रिप्ट यूज़ करी गई एलिफेंट स्टैच्यूज़ की। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 2. In Vrindavan, near the Mathura, temples were constructed in architecture style that were very similar to the Mughal places in the Fatehpur Sikri. और अगर हम वृंदावन मथुरा की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर बनाए गए थे। अगर वृंदावन मथुरा की बात करें वहाँ लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है तो वो फतेहपुर सिकरी के एकदम इक्विवेलेंट बनाए गए। और ऑब्वियसली मैं देख के आई वाकई में सिमिलर है दोनों। Now we discuss point number 3. The creation of the large empires that brought different regions under their rule helped in this cross-fertilization of the artistic form and the architectural style. और अगर हम क्रिएशन या लार्ज एम्पायर्स की बात करें तो इन्होंने अपने आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा स्टाइल्स यूज़ तो करी है, बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करे हैं। और इन्होंने दूसरों की, हम बोल सकते हैं कि दूसरे देशों की जो स्टाइल्स थी या दूसरे देशों की जो आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन जो हम बोल सकते थे टेक्नोलॉजीज थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन के अंदर एडॉप्ट की और यूज़ करने की कोशिश की। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 4. अगर मुगल रूलर्स की बात करें तो पर्टिकुलरली इन्होंने क्या करा है कि रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वह कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो बिल्डिंग अपनी खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन टाइप जो था वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा और दूसरों का ज़्यादा एडॉप्ट किया। अगर ऐसे एग्जांपल देखते हैं हम, बंगाल में लोकल रूलर्स had developed the construction of their own buildings and roof that was designated to resemble a thatched. The Mughals liked the
Bangla Dome. So much that they used it in their architecture. अब बंगाल की अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर बंगला डोम बनाने के लिए इन्होंने दूसरा जो हम बोल सकते हैं कि दूसरे रीजन का जो है कंस्ट्रक्शन जो है मुगलों ने यहाँ पर उठा के रख दिया. ये मान के चलिए कि रूफ जो है रूफ स्टाइल ये इन्होंने दूसरों की यूज़ करी है उठा के. नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 5th. The impact of other reason were also evident. In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. अगर हम अदर रीज़न की बात करें तो एक एविडेंट के तौर पे अगर उस टाइम पे जब अकबर कैपिटल थे तो फतेहपुर सिकरी में बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई थी जो आगे चलकर हम बोल सकते हैं कि गुजरात और मेवाड़ के स्टाइल को उन्होंने अडॉप्ट किया और कहाँ पर उठा कर रख दिया, फतेहपुर सिकरी के अंदर. और फतेहपुर सिकरी के जो ऐसी डिज़ाइन से ऐसी स्टाइल थी वो उठा के कहाँ रख दी, गुजरात और मालवा के अंदर, मेवाड़ के अंदर. नाउ वी डिस्कस पॉइंट नंबर 6. Even though the authority of the Mughals ruler wanted in the 18th century, the architecture styles developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. और अगर हम बात अथॉरिटी की करें, मुगल रूलर्स की करें तो मुगल रूलर्स ने 18th सेंचुरी तक आते आते आर्किटेक्चर स्टाइल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया. इतना अच्छा डेवलपमेंट किया कि अपना पैट्रोनेज हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी रिलीजन इन्होंने मॉक्स जो है बहुत अच्छे बनाए, कॉन्स्टेंटली बनाते गए ये लोग. उन्होंने आगे चल के इतना अच्छा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया कि इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी. ये खुद में इतने ज़्यादा वेल नोन एडॉप्टर हो चुके थे. सो गाइज, आई होप गाइस आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया गया होगा, और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली मैं आपको कन्वे कर सकूं. और अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप आपका डाउट मुझे इजीली कन्वे कर सकते हैं विथ माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर. सो प्लीज़ ज्वाइन माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर 9424570979. Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.